डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव्स। हालांकि ऑसिलेशन अलग टॉपिक है और वेव्स अलग है। इवन वेव्स में भी 3 सब चैप्टर्स है, वेव मोशन, साउंड वेव एंड स्टेशनरी वेव। लेकिन जब भी हम डिस्कस करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी ऑसिलेशन के बाद वेव्स ही पढ़ाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी ऑसिलेशन होता है, whenever there is oscillation there is formation of waves, इसलिए ये साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब JEE या नीट की अगर बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आपकी ये 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ऑसिलेशन एंड वेव्स में से हम यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो कंप्लीट करेंगे वो है ऑसिलेशन का पार्ट। वो कौन सा पार्ट है बोलिए? ऑसिलेशन का। और ऑसिलेशन में ये मेन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट रहेगा इंट्रोडक्टरी, कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, फॉरियर थ्योरम हम कैसे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कि दिया गया इक्वेशन क्या कहेंगे उसे, पीरियोडिक है या फिर ऑसिलेटरी है या क्या है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये बातें भी देखेंगे उस पार्टिकल की जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज पीरियड ऑफ एसएचएम। ऑसिलेटरी बॉडीज का हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पीरियड देखेंगे। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ एसएचएम एंड डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन एंड अनडैम्प ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन के 2 टाइप्स है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाइल डैम्प ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स 0। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखिए लेकिन यहाँ पर कि व्हेनेवर देयर इज ऑसिलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। वेव्स तभी फॉर्म होते हैं जब क्या होता है बोलिए, जब वहां पे ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जो सबसे पहला पॉइंट हमें क्लियर करना है वो है पीरियोडिक मोशन। वो क्या है बोलिए? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन यानी ऐसी मोशन जो रिपीट होती है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि अगर मैं क्लॉक कंसिडर करता हूं और यहाँ पे कोई भी हैंड्स ऑफ क्लॉक कंसिडर करते हैं आप, लेट अस कंसिडर सेकंड हैंड कंसिडर करते हैं, तो सेकंड हैंड 12 से निकलकर फिर से 12 पर कब आता है बोलिए? आफ्टर 60 सेकंड। ठीक है, फिर से 60 सेकंड, यानी वो हर 60 सेकंड के लिए मोशन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। दैट्स व्हाई मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कौन सी मोशन रहेगी बोलिए? पीरियोडिक मोशन रहेगी। और वो जितना टाइम में वो क्या करता है? रिपीट करता है, उस टाइम को हम कहते हैं पीरियड ऑफ मोशन। पीरियड ऑफ मोशन। सो सिंपल वे, यहाँ पे हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है, ये सेकंड हैंड जो कंसिडर किया, उसका पीरियड है 60 सेकंड, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन के बाद दूसरा रिवॉल्यूशन, यानी वही मोशन आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए लगने वाला टाइम कितना है? 60 सेकंड। ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन इज नथिंग बट द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम is called as period of that motion। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं? एग्जाम्पल तो हमारे क्लियर हो गए। फिर यूसीएम लेना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल यानी क्या है, पीरियोडिक मोशन। रिवॉल्यूशन, उसमें क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्या कौन सी मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये भी कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। अब ऐसी एक मोशन देखते हैं जो पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी है, मोशन ऑफ पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम या फिर सेकंड्स पेंडुलम लीजिए। सेकंड्स पेंडुलम यानी जिसका पीरियड क्या रहता है 2 सेकंड। सो पीरियड अगर फिक्स है यानी टाइम इंटरवल अगर फिक्स है तो उसके बाद वो वही मोशन, पेंडुलम क्लॉक देखे है ना हमने, वो कंसेप्ट, ठीक है, ओके। पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड 2 सेकंड नहीं रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड्स पेंडुलम अलग है, पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम 1 सेकंड पीरियड रहता है उसका, ठीक है। देखो पीरियोडिक मोशन में हमने क्लियर किया कि द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, द टाइम इज नोन एज पीरियोडिक टाइम, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक मोशन है इसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसे अगर मुझे क्या करना है बोलिए, रिप्रेजेंट, तो देखिए मोशन आप हमेशा याद रखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, या फिर ऐसे बोल दीजिए आप यहां पर, ये फिक्स रखिए माइंड में कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर किसी मोशन की डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, तो मैं इस फंक्शन को ये कहना चाहता हूं पीरियोडिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन रहता है बोलिए, पीरियोडिक फंक्शन। अब x को मैं अगर एफ ऑफ टी यानी पीरियोडिक, किसी भी इक्वेशन को मैं अगर पीरियोडिक फंक्शन कहना चाहूं तो उसके लिए कंडीशन रहती है कि उस फंक्शन ने एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वेयर दिस कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ मोशन, where this capital D is what, period of motion। इसका मतलब मान लीजिए 12 सेकेंड हैंड की ही बात लेते हैं, 12 पर था वो, उसके बाद आप 50 सेकेंड लीजिए, कितने सेकेंड लीजिए, 15 सेकेंड लेंगे तो डेफिनेटली वो कहां पर आएगा, 3 नंबर पर रहेगा ना वो। अब T प्लस टी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर कंप्लीट करने को लगने वाला टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन के बाद फिर से वो कहां पर आने वाला है, 3 पर ही। तो आप देखिए एफ ऑफ टी लेना क्या और टी प्लस कैपिटल टी लेना क्या, आप फिर से 3 पर ही आ गए। अगर आप ऐसा कंसिडर करते हैं, ऐसा अगर होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट फंक्शन इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं बोलिए, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो जरा देखिए पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फिक्स कीजिए माइंड में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस पर ही ऑसिलेशन एंड वेव्स का काफी सारा काम है। फिर हमने पीरियोडिक फंक्शन देखा, पीरियोडिक फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है वो देखा, दिस कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ मोशन, वो याद रखिए, ठीक है। अब फॉरियर थ्योरम करके एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में, और एक्चुअली फिजिक्स में अप्लाई किया गया है यहाँ पर, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉरियर थ्योरम, फॉरियर क्या है ये थ्योरम। अब आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये पीरियोडिक है या नहीं, ये बताइए, तो इसके लिए आपको क्या करना है जरा देखो ना। उनके लिए इक्वेशन रहता है a0 प्लस a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ
2 ओमेगा टी। यहाँ पे थोड़ा केयरफुली आप देखिए प्लीज, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। हियर ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, वेयर दिस कैपिटल टी इज अगेन पीरियड ऑफ मोशन। वो क्या है? पीरियड ऑफ मोशन। सो हर जगह पे ये जो ओमेगा है दैट इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको मैं 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखूंगा। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई बाय कैपिटल टी। बातें खत्म नहीं होंगी भैया। प्लस B1 cos ओमेगा टी प्लस B2 cos 2 ओमेगा टी प्लस प्लस प्लस, ऐसे कहीं तक भी जाइए, ठीक है। 1000 ओमेगा टी, 2000, इनफाइनाइट ओमेगा टी, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा वो इक्वेशन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है? देखिए यहाँ पे जो A0, A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN, ये क्या है? ये फॉरियर कांस्टेंट्स है। ये क्या है बोलिए? A0, A1 या फिर B1, ये है फॉरियर कांस्टेंट्स। क्या है ये? फॉरियर कांस्टेंट्स। जनरली ये उस मोशन के एम्पलीट्यूड्स रहेंगे। अगर ऑसिलेटरी पार्ट रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? एम्पलीट्यूड रहेंगे उसके, वो डिस्कस करते हैं बाद में। आप यहाँ पे इतना याद रखिए सिर्फ कि वो कांस्टेंट्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x इज अ फंक्शन ऑफ t, लेकिन साइनोसॉइडल, और यहाँ पे कौन सा है? कोसाइन। आप हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में अगर साइन एंड कॉस या फिर साइन और कॉस दो में से एक आए या दोनों आए, हमेशा याद रखिए उन इक्वेशन को हम हार्मोनिक इक्वेशन कहते हैं, और उस करस्पॉन्डिंग मोशन को मैं हार्मोनिक मोशन कहता हूं। सो हार्मोनिक मोशन यानी कौन सी मोशन बोलिए? जिस मोशन के डिस्प्लेसमेंट, जिस मोशन का इक्वेशन यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जिस मोशन के इक्वेशन में यानी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में साइन या कॉस या दोनों आ जाते हैं, साइन और कॉस को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, उनको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। फिक्स कीजिए माइंड में, ठीक है। जरा देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चंस कैसा आता है? वी विल डिस्कस इट। देखिए साइन ओमेगा टी रहे, साइन 2 ओमेगा टी रहे, एन ओमेगा टी रहे, सभी का सभी ये फॉरियर थ्योरम का कहना है कि जिस मोशन के डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए 100% वो पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्लियर करके देता हूं यहीं पर। x इज इक्वल टू, अगर मैं ये ऐसा बोलता हूं a sin 2 ओमेगा टी, और आपको कहा जाता है वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, तो बोलिए जरा कि क्या ये इस फॉर्मेट में है ना? देखिए ना, यहाँ पे अगर साइन 2 ओमेगा टी लिखा है, इसका मतलब साइन 2 ओमेगा टी का टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म जीरो लिए है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ये उस फॉर्मेट में है जो फॉरियर ने कहा, एंड दैट्स व्हाई इट इज पीरियोडिक मोशन। ये कौन सी मोशन है? पीरियोडिक। हाँ, इसका पीरियड क्या रहता है? तो उनका कहना है कि साइन, देखो ना, सिर्फ ओमेगा रहे, ये अगर साइन ओमेगा टी होता तो उसका पीरियड अगर कैपिटल टी है, उसका पीरियड क्या है? देखो मैं यहां पर ये क्लियर कर देता हूं, रुक जाइए। सिर्फ साइन ओमेगा टी है तो इस मोशन का पीरियड, इस मोशन का पीरियड अगर टी रहे, क्या रहे? टी रहे, तो डेफिनेटली साइन एन ओमेगा टी अगर यहां पे रहे, एन ओमेगा टी, एन विल बी 1 2 3 पे कुछ 1 2 3 4 कुछ भी डाल दीजिए, देन उसका जो पीरियड रहेगा उस मोशन का वो रहेगा टी बाय एन। क्या रहेगा पीरियड? टी बाय एन। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर ही बोलिए मुझे, ए साइन 2 ओमेगा टी का पीरियड क्या रहेगा? एन की जगह क्या है? 2 है, सो डेफिनेटली
t/2। ठीक है, यहां से t का इक्वेशन क्या बनेगा बोलिए, t विल बी 2π/ω एंड देयरफॉर ये पीरियोडिक मोशन है जिसका पीरियड है, पीरियोडिक मोशन है तो पीरियड तो बोलना पड़ेगा ना, पीरियड t डैश बोलता हूं मैं, दैट विल बी 2π/ω यानी t/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो π/ω। सो a sin 2ωt अगर ऐसा रहे तो 100% वो क्या है बताइए मुझे, वो पीरियोडिक मोशन ही है जिसका पीरियड कितना है π/ω। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n लिखा आपने तो इसका t को अगर n से डिवाइड किया है तो उसे वहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 टाइम्स n बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, t/2 कहा, तो फ्रीक्वेंसी क्या कहना पड़ेगा, 2 टाइम्स n, डबल बनेगा। पीरियड हाफ बनेगा तो फ्रीक्वेंसी डबल, क्योंकि उतने रिवॉल्यूशन हुए, फास्ट लगा रहा है ना, पीरियड कम होगा। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? ये सिर्फ मैंने फॉरियर थ्योरम पीरियोडिक को लगाया है। कहाँ पे लगाया है, पीरियोडिक। अब कहानी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं आप, देखिए यहाँ पे ये मैथमेटिक्स अगर आपको आ जाता है, डेफिनेटली आपको पहले टाइप वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपके क्लियर हो गए, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, हमने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। जरा देखिए नेक्स्ट जो मोशन है हम उसे ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, ए यहाँ पे बी। इसका मतलब ए के लेफ्ट साइड को नहीं आ सकता पार्टिकल और बी के राइट साइड को नहीं जाएगा। एंड अबाउट वन पॉइंट, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहां पर ए एंड बी ये है एक्सट्रीम पोजीशन, उनसे पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशंस, while this O is mean, और मेन पोजीशन को ही मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कहते हैं, विल डिस्कस इट। नेट कोड 0 रहता है वहां पे, इसलिए। सो बिटवीन टू फिक्स पोजीशन अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, डेफिनेटली वो ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम। झूले का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, वो भी फिक्स पोजीशन में ये होता है। झूले का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं और फोर्स अगर कंटिन्यूसली नहीं लगाते तो वो डैम्प ऑसिलेशन है। कौन सा ऑसिलेशन है, डैम्प ऑसिलेशन है, ठीक है। नीडल लीजिए मशीन का, ऐसे अप एंड डाउन बिटवीन टू फिक्स पोजीशन, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वो भी क्या है, ऑसिलेशन। जो हम बोलते हैं तो यहाँ पर होपर कॉर्ड पे भी आपको ऑसिलेशन होगा तो ही वेव्स आएगा, ऑसिलेशन, साउंड वेव, ठीक है। इवन दुनिया का कोई भी मटेरियल लीजिए, इस पेन के अंदर जो भी एटम है वो भी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने इलास्टिसिटी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया था, वहां पर ही वो पॉइंट आता है। विल डिस्कस दैट जब हम कौन सा पॉइंट, थर्मल एक्सपेंशन का पॉइंट सीखते हैं ना, वहां पे ये बातें और क्लियर हो जाती है, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब मुझे आपको ये स्टेटमेंट देना है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक 100%। यानी ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक है ही वो, लेकिन all periodic motion are not oscillatory, but all periodic motion are not oscillatory। और यही से बात आगे बढ़ी फिर, और यहां पर भी फॉरियर थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो देखिए। स्टेटमेंट ऐसा है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो पीरियोडिक भी है, लेकिन periodic motion need not to be oscillatory always।
हमेशा वो ऑसिलेटरी रहेगी ऐसा नहीं है। कैसे? विद एग्जांपल एंड मैथमेटिकल टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। जरा देखो क्या बात है। ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम वगैरह ये देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आते हैं वो बात क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए ऑसिलेटरी मोशन। तो x इज इक्वल टू, इसके लिए कंडीशन क्या है ऑसिलेटरी मोशन के लिए, कि जो हमारा फॉरियर थ्योरम है, देखो उसमें a0 वाला टर्म 0 होना है पहली बार। या फिर आप ऐसे बोलिए a1 एंड b1 ये दोनों टर्म नॉन जीरो होने हैं, बाकी सारे टर्म्स नॉन जीरो होने हैं। बाकी सारे के सारे टर्म्स क्या होने हैं? जीरो। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर ऐसा होता है, अब जनरल में अगर मैं आपको ये कहूं कि साइन और कॉस का पावर जो है that should not be greater than 1। एक से अगर वो ग्रेटर रहे 100% वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। या फिर आप ऐसे बोलिए कि ये जो साइन एन ओमेगा टी एंड कॉस एन ओमेगा टी है, हियर एन शुड नॉट एक्सीड 1। एक से वो बड़ा नहीं चाहिए। अगर एक से वो बड़ा होगा वहीं पर आपने छोड़ देना कि वो ऑसिलेटरी मोशन है। हाँ, वो पीरियडिक हो सकता है, क्योंकि पीरियडिक में आपने कहा फॉरियर थ्योरम में एन कितना भी ले सकते हैं आप, लेकिन ऑसिलेटरी लेने के लिए साइन या कॉस का पावर एक ही होना सिर्फ, एंड ओमेगा भी एक ही होना, यानी सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी है। क्या होना है? सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये अगर है तो ही वो एसएचएम, ये ऑसिलेटरी मोशन को ही एसएचएम, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें साइन और कॉस आएगा। ठीक, तो वो एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। एसएचएम है तो डेफिनेटली पीरियोडिक है और पीरियोडिक भी है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इट विल नॉट बी एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन, बट इट मे बी पीरियोडिक। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन नहीं है तो वो पीरियोडिक नहीं हो सकता, फिर भी वो पीरियोडिक हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर करते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि फॉरियर थ्योरम के अनुसार x इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी और यहाँ पे b1 कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में। हाँ, कभी कभी सिर्फ साइन ओमेगा टी रहेगा, कभी कभी सिर्फ कॉस ओमेगा टी रहेगा, कभी दोनों के कॉम्बिनेशन रहेंगे। सब केस में ऑसिलेटरी मोशन है ही। पीरियड क्या है इसका, बोलिए पीरियोडिक मोशन है क्या? हाँ है। पीरियड क्या है? तो ओमेगा दिया है सिर्फ, जब ओमेगा दिया जाएगा सब हम क्या कहेंगे? अब देखिए आप एग्जांपल्स कैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर मैं आपको समझा देता हूं। आपको कहा है x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये फंक्शन क्या एसएचएम रिप्रेजेंट, ऑप्शन रहता है कि ये एसएचएम है बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है बट नॉट एसएचएम, ऐसे दिया जाता है। तो अगर एसएचएम है तो नॉट पीरियोडिक वाला ऑप्शन वो तो रहेगा नहीं। ये आग बंद करके समझ लेना है कि इफ इट इज एसएचएम 100% इट इज ऑसिलेटरी। तो एसएचएम बट नॉट पीरियोडिक ऐसा ऑप्शन वो देखना भी नहीं उसके तरफ। ठीक है, तो अब साइन का पावर कितना है? एक से ज्यादा है, डेफिनेटली ये एसएचएम नहीं है। सो यहां पे मैं लिखूंगा कि दिस मोशन रिप्रेजेंट विल नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, बट क्या ये पीरियोडिक है? हाँ, बट पीरियोडिक है। अब सिर्फ पीरियोडिक है इतना कह के वो रुकते नहीं, आपको कहते हैं पीरियोडिक है तो पीरियड बताइए। अब जरा बताइए मुझे कि साइन 2 ओमेगा टी को तो आपने कह दिया था पीरियड। अब यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूं कि साइन स्क्वायर यानी साइन का पावर या कॉस का पावर जो रहेगा, ऐसे मान के चलिए कि ओमेगा टी को उतने से आपने मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है, तो ऐसे अगर है तो इसका पीरियड डेफिनेटली T/n के हिसाब से T/2 रहेगा, क्योंकि साइन का पावर क्या है 3। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं x इज इक्वल टू a साइन कॉस, कुछ भी ले सकते हैं, साइन कॉस ही सिर्फ, tan वगैरह नहीं, ये ऐसे, तो यहाँ पे पावर कितना है 3, तो आप ऐसे मान के चलिए कि इसका पीरियड T/n के हिसाब से T/3 है। डेफिनेटली साइन का पावर 3 है, तो ये SHM नहीं है, ये कौन सी मोशन है, पीरियोडिक। क्या आपको पीरियोडिक और SHM में डिफरेंस नजर आएगा? कि दिया गया एक इक्वेशन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि कौन सा क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये SHM है, आपको ये आग देखकर, आग बंद कर कर आ जाना चाहिए। देखो, एक cos ऑफ ओमेगा टी, एक cos ऑफ ओमेगा टी, क्या ये कौन सी मोशन है? ये ऑसिलेटरी भी है, हाँ, और पीरियोडिक भी है, जिसका पीरियड कितना है कैपिटल T, जिसका पीरियड कितना है कैपिटल T, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो आपको बात याद रखनी है वो मैं एक बार से लिख के देता हूं कि अगर ऐसा होता है कि लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल ये फंक्शंस अगर आते हैं वो पीरियोडिक ही नहीं है। अब पीरियोडिक नहीं है तो ऑसिलेटरी है ही नहीं, तो ये ना तो SHM रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही पीरियोडिक। यानी जहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन log ऑफ ओमेगा टी ऐसे आए कि x इज इक्वल टू log ऑफ ओमेगा टी, ये ना तो SHM है ना तो पीरियोडिक है। log ऑफ नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर कुछ भी रहे, लेकिन एक्सपोनेंशियल है, पीरियोडिक भी नहीं, SHM भी नहीं। क्या ये क्लियर हो जाएगा आपको? ये पहले ही हमने इसलिए क्लियर किया क्या, इस पर ये जो मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर या x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर, उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये SHM है, SHM नहीं है तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो पीरियड क्या है, ये सारी बातें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पीरियोडिक मोशन को यहाँ पर भूल जाइए, ऑसिलेटरी मोशन की तरफ चलते हैं। सो अभी आपने मुझे समझाया कि सर ऑसिलेटरी मोशन को ही मैंने क्या कहा है, बोलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे एब्रिवेटेड फॉर्म में मैं लिखूंगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लीज बताइए, व्हाई ऑसिलेटरी इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन? बिकॉज इसमें ये जो क्या कहेंगे हार्मोनिक फंक्शंस है, साइन और कॉस। सो ऑसिलेटरी मोशन का जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट देखता हूं तो उसमें साइन और कॉस 100% रहेंगे, नहीं रहे बुला दीजिए, नहीं है इसका मतलब 100% क्या है वो SHM नहीं है, ठीक है। अब इसके टाइप्स हैं, इसके जो टाइप है वो काफी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने तो पड़ेंगे। ये है लीनियर SHM और यहाँ पे ये है एंगुलर SHM। एंगुलर SHM का टर्म, ये जो कंसेप्ट है जनरली डायपोल की इसमें आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, और उसमें भी मैग्नेटिक डायपोल पर फोकस करते हैं वो। मैग्नेटिक वाइब्रेटॉन, मैग्नेटिक पेंडुलम का एक कंसेप्ट आएगा हमें वाइब्रेटिंग मैग्नेटॉन करके, तो वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंगुलर SHM याद रखिए, एंगुलर SHM डायपोल से जुड़ा है और खास तौर पर ऑसिलेशन के मामले में मैग्नेटिक डायपोल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लीनियर SHM में फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उस SHM को आप लीनियर SHM बोल दीजिए। लीनियर SHM में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। आप हमेशा याद रखिए ऑसिलेटरी मोशन के लिए
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, रिस्टोरिंग। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। फिक्स पोजीशन होना, मीन पोजीशन यानी जहां पे नेट फोर्स क्या होना है, 0। उस नेट पोजीशन को अगर आपने एक बार डिस्टर्ब कर दिया और वो डिस्टर्ब होने के बाद अगर वहां पर ऐसा एक आधा फोर्स है या फिर टॉर्क है, या फिर क्या है बोलिए, टॉर्क, जो उसे उसके पहले वाले मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, वहीं पर ऑसिलेशन होता है। आप हमेशा याद रखिए, ऑसिलेशन का ये कंडीशन है कि देयर मस्ट बी आइदर रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क होगा 100% वो एंगुलर एसएचएम है, रिस्टोरिंग फोर्स होगा 100% वो लीनियर एसएचएम है। क्या आपकी ये बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, देखिए टॉर्क और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मान लीजिए कि वो एंगुलर एसएचएम है। ओके, और यहां पर जो बात आएगी वो रहेगी रिस्टोरिंग टॉर्क। वो कौन सा पॉइंट रहेगा बोलिए, रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा वो। ठीक है, तो देखो ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज कॉल्ड एज एसएचएम क्यों कहा जाता है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन। 2 बातें हैं, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, या फिर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आना जरूरी है, रिस्टोरिंग फोर्स। एंगुलर एसएचएम में क्या जरूरी है, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा फोकस हमें लीनियर एसएचएम पर करना है, लेकिन एंगुलर एसएचएम वाले भी कंसेप्ट आते हैं, और वो कहां पर आते हैं मैंने आपको क्लियर किया है, वो हमें मैग्नेटिक डायपोल के केस में आएंगे ज्यादातर। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर क्लियर कर देता हूं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ एसएचएम, रिलेटेड विथ व्हाट, एसएचएम। तो जरा देखिए यहां पर ये है ए पोजीशन, बी पोजीशन, ओ पोजीशन। यहां पर ये माइंड में क्लियर रखिए कि ए एंड बी ये जो है एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि उसके बी के राइट साइड को जाना पॉसिबल नहीं और ए के लेफ्ट साइड को आना पॉसिबल नहीं। एंड ओ इज मीन, या फिर उसको ही कौन सी पोजीशन कहते हैं आप, उसको ही आप कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए क्योंकि वहां पर नेट फोर्स कितना होता है उस पर, 0। ठीक है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स 0। ओके, अब आप ओ से कितनी दूर जाते हैं, दोनों तरफ ना, बी की तरफ जाओ या फिर ए की तरफ जाओ, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की खासियत ये है कि x इज ऑलवेज, ये याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में काम में आता है, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन या फिर मीन पोजीशन। पार्टिकल ए से स्टार्ट हो या पार्टिकल बी से स्टार्ट हो। अब मैं आपको क्या समझाता हूं वो एक बार क्लियर करो। देखो पार्टिकल ओ पे है, यानी वो जो झूला है वहां पे है, आप बैठ गए। अब वैसे तो आगे जाएगा नहीं वो, क्यों, क्योंकि एट दिस पोजीशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो जगह से हिलेगा नहीं। अब आपने क्या किया, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, यानी ओ से उधर शिफ्ट किया, इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या से ओ से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आप, पी पॉइंट तक आए आप। ठीक है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आपने छोड़ दिया, वो पार्टिकल अगर फिर से पी से ओ के तरफ जाए, इसका मतलब यह है कि उस पर अब रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग, और वो फिर से पी से कहां आ रहा है बोलिए, ओ के तरफ। अगर ऐसा होता है तो 100% वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि पी से वो ओ पर आके रुक जाता है क्या बोलिए, नहीं, वो फिर से इस तरफ जाएगा
और इस तरफ मैं कहूंगा कि वो P डैश के तरफ जाएगा, P डैश से फिर O पर आएगा, O से फिर वो P पर आएगा, ऐसा चलता रहेगा। अब ये डैम्प ऑसिलेशन है तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड कम होता है और वो रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए P के जगह, इस P के जगह अगर मैंने एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट लिया तो मैं उसे कहता हूं A, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑसिलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिनोटेड बाय कैपिटल A और स्मॉल a। देखो पहला टर्म जो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ वो है मेरा एम्पलीट्यूड। कौन सा टर्म है बोलिए, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम O, क्योंकि O से ही मेजर करना है, O यानी मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या तो कैपिटल A या फिर स्मॉल a से डिनोट करेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ही है या यहाँ पे कहिए डिस्प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली यूनिट है मीटर, सीजीएस से वो आ जाएगा हमें, डायमेंशंस हो गए। क्या आपको एम्पलीट्यूड समझेगा? अब अगर OB ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, डेफिनेटली OA ये डिस्टेंस भी ये डिस्प्लेसमेंट भी आप क्या कंसिडर करेंगे, एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि लेंथ ऑफ OB रहे या फिर लेंथ ऑफ OA रहे, वो रहेगा एम्पलीट्यूड। वो क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। हाँ, अगर आप ये कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो रहा है बोलिए मुझे एक बार, ये होगा 2 टाइम्स A और इसे आप कहते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या रहता है बोलिए, एम्पलीट्यूड का डबल। न्यूमेरिकल में ये वर्ड यूज किया जाएगा, पाथ लेंथ, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड। अब मुझे ये देखना है कि वन ऑसिलेशन कब होता है। वन ऑसिलेशन जरा देखिए, देखो ना यहां पर वन ऑसिलेशन, अब O पे है, वो O से आपको A पर लाना है, उसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा ना आपको। ऑसिलेटरी मोशन वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन पोजीशन से उसे डिस्टर्ब करना है, छोड़ देना है, वो फिर से वापस जाएगा 100% ऐसे जा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट सीखा ना, वैसा कंसेप्ट है। ठीक है, तो O से मैंने A पर लाया। ठीक है, अब A से स्टार्ट हो रहा है, वो A से मैंने छोड़ दिया उसे। अगर वो A से O पर गया, वापस आ रहा है, तो वो वहीं पर रुकता नहीं, याद रखा। O से जाएगा वो B पर, B से जाएगा फिर O पर, O से आएगा A पर। जरा देखिए कि स्टार्ट कहाँ है, A, एंड कहाँ है, A। इसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। यहां से स्टार्ट, वहां गया, वापस आया, वन ऑसिलेशन, तब कहेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, या फिर वहां से छोड़ दिया, यहां आया, फिर वापस वहीं पर गया, then it is called as one oscillation. Now please tell me, A O रहे, O B रहे, B O रहे, O A रहे, हर वक्त उसने एम्पलीट्यूड इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, जरा याद रखिए। ठीक है, सो अगर आपको किसी ने कहा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन, तो क्या वो 4 टाइम्स A आ रहा है? जरा देखो, A2 है, A फिर से A एंड लास्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है जरा बताइए। डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, वो तो यही है, खत्म बात जी। सो इन वन ऑसिलेशन displacement covered by the particle is 0, but distance covered by the particle is 4 times A, 4 times amplitude, 4 times what, amplitude। आपको ये टर्म याद रखने हैं, 2 एम्पलीट्यूड और वन ऑसिलेशन क्या है। ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन है, फोर्स की बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली ये लीनियर एसएचएम का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? लीनियर एसएचएम का। तो एंगल आएगा तो हर जगह पे क्या कहेंगे आप उससे? एंगुलर एसएचएम बोलना है कि नहीं? देखो एंगल आया तो एंगुलर ऐसा कंसेप्ट नहीं है, टॉर्क आएगा या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो एंगुलर एसएचएम है। ठीक है, ऐसे जरा देखते हैं, वो एंगुलर एसएचएम हम काफी डिटेल में देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टर्म कौन सा है जरा देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है पीरियड। पीरियड फ्रीक्वेंसी। पीरियड क्या रहेगा बोलिए? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या है मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं कि ए से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ एसएचएम और व्हाट? पीरियड ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट टर्म जो भी नंबर रहेगा, पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट व्हाट? वन ऑसिलेशन। जनरली टाइम इज पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। कभी कभी वो टी बोलना पड़ेगा सफिक्स में, क्योंकि टी वहां पे फिर टेंशन का रहेगा। ऐसा हो सकता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल के बारे में रहेगा सर। टाइम टी से दिखाओ या फिर टाइम टीपी से दिखाओ। नेक्स्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम में जो पॉइंट हमें क्लियर करना है वो है फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल रहेगा। इट इज डिनोटेड बाय ये वेव्स एंड मैकेनिक्स की बातें है तो फ्रीक्वेंसी एन से दिखाया जाएगा। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में वो न्यू से दिखाया जाता है। ये क्लियर कीजिए, न्यू आया ऑप्टिक्स का है या फिर मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है। लेकिन अगर एन या फिर स्मॉल एफ से दिखाया है तो मैकेनिक्स या फिर वेव्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये एन वो रहता है 1/T। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, पीरियड का सेकंड, वो आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है फेज एंड इनिशियल फेज। अब ये फेज एंड इनिशियल फेज वाला जो टर्म है वो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें हम ये विथ मैथमेटिकल प्रूफ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेज क्या देता है मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। इट गिव्स स्टेटस ऑफ पार्टिकल। इट गिव्स व्हाट? स्टेटस ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आपको क्या जानना पड़ता है? फेज। ठीक है, जनरली फेज ये है, आप याद रखिए। ये कैसे आता है ये इसलिए मैंने कहा कि ये नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमें ये क्लियर होता है। और इसमें अल्फा जो है उससे मैं कहता हूं इनिशियल फेज या फिर इपोच या फिर फेज कांस्टेंट। अब ये लाने के लिए T0 चाहिए। सो इनिशियल फेज इज नथिंग बट इट इज फेज एट टाइम 0। ठीक है, वो इनिशियल फेज या इपोच हमें ये बताता है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फेज क्या देता है बोलिए? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इनिशियल फेज, इपोज या फेज कांस्टेंट एक ही है, वो सब ये इन सब का मीनिंग एक ही है। वो हमें देता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको एसएचएम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा फोकस किस पर करना है? फॉरियर थ्योरम, कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है तो पीरियड कैसे निकालना, वो अगर आ जाता है तो इस वीडियो में जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाते जाते
हम एक छोटा सा पॉइंट जो हम ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन जनरली लोग एक ही बोलते हैं, है या नहीं? वो है भी, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है उसमें, फिर भी आप ये याद रखिए कि वाइब्रेशंस हम तभी कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी कैसा हो, बोलिए लार्ज फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी हो? लार्ज। इंस्ट्रूमेंट्स जनरली, इंस्ट्रूमेंट को अगर आप वो जो वायर है उसे प्लग कर देते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। उस ऑसिलेटरी मोशन को आप वाइब्रेशन से बोल सकते हैं। एंड सिर्फ ऑसिलेशन ये टर्म तब आता है जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी रहे। कौन सा फ्रीक्वेंसी रहे? स्मॉल। ओके, ठीक है। वो ये सिर्फ आपको याद रखना है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें ज्यादा फोकस आपको फॉरियर थ्योरम, पीरियोडिक मोशन कौन सा है, पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, ऑसिलेटरी फंक्शन कौन सा है, वो उस पर फोकस करना है, ठीक है। ओके, हम यही पर रुक जाते हैं।